मेरा नाम सावित्री है। ये मेरी दुखभरी कहानी है जिसे सुनकर आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे जैसी किस्मत किसी भी लड़की की ना हो। मुझे कुछ ही महीने हुए थे इस अपार्टमेंट में आए हुए, पर यह अपार्टमेंट बहुत ही शानदार अपार्टमेंट था जो कि तकरीबन 15 मंजिला था। ये अपार्टमेंट बस देखने में ही थोड़ा सा मामूली लगतन, असल में इसके फ्लैट के अंदर जो नज़ारा था वो किसी भी बंगले से कम नहीं था। यहाँ पर मैं एक 9th क्लास के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई थी, क्योंकि ये डिफेंस का एक बहुत ही अच्छा इलाका था और इमारत भी बहुत शानदार बनी हुई थी। यहाँ रहने वाले लगभग सारे लोग ही काफ़ी अमीर घरानों से संबंध रखते। उसकी माँ से 20,000 रुपये मांगी थी। पहले तो मुझे ये लग रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा ही फीस बता दी है, लेकिन मुझे हैरत उस समय हुई जब उसकी माँ ने इस बात पर कोई भी ऐतराज़ नहीं किया और फौरन ही हामी भर दी थी। मैं तो हैरत से उस औरत को देखने लगी। मैंने इंग्लिश में एमए किया था और वो बच्चा 9वीं क्लास का स्टूडेंट था, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर था। मैं इस अपार्टमेंट से काफ़ी दूर के इलाके में रहती थी। मुझे यहाँ तक आने के लिए 2 बसें बदलनी पड़ती थी। मेरी कोशिश तो यही होती थी कि इसी अपार्टमेंट में मुझे 2-3 ट्यूशन और भी मिल जाए ताकि मेरे घर के हालात अच्छे हो सकें। ये ट्यूशन भी मेरी एक सहेली ने मुझे दिलाया था। मेरी पढ़ाई का जो रिकॉर्ड था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन मेरे पास कोई सिफारिश नहीं थी, इसीलिए मुझे किसी भी अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी नहीं मिली थी। मैं सुबह के समय इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीचिंग करती थी, जहां पर मुझे मुश्किल से 5,000 रुपये मिलते थे। मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी और मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। मुझसे छोटे मेरे 2 भाई थे जो कि स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही आ पड़ी थी। कुछ दुकानों से किराया भी आ जाता था जो मेरे पापा की थी, और मेरी माँ भी बहुत ही सलीके वाली औरत थी, इसलिए वो घर को बहुत अच्छे से चला रही थी। बस ऐसे ही मेहनत करके हम अपना घर चला रहे थे। मैं देखने में बेहद खूबसूरत थी, इसलिए मामूली से कपड़ों में भी मैं अपनी खूबसूरती की वजह से सबसे अलग नजर आती थी। मैं शाम के समय उस लड़के को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती थी। आधसे से होने लगे थे। मैं जब भी लिफ्ट में जाती तो वहां पहले से 3-4 लड़के मौजूद होते थे। शायद वह इसी अपार्टमेंट के रहने वाले थे, लेकिन इतने चिचोरे टाइप के लड़के थे कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने अपने कानों में सोने की बालियां पहन रखी थीं। बाल भी उनके कंधे तक लंबे थे। उनमें से 2 ने तो अपने बालों की छोटी भी बांध रखी थी और एक ने अपने बालों को ऐसे ही खुला छोड़ रखा था। चारों फैशन के नाम पर फटी हुई जीन्स पहने, बेढंगी सी शर्ट पहने थे। शायद वो खुद को किसी फिल्म का हीरो समझते थे, लेकिन मुझे तो उनके अंदर जाहिलता और गंवारपन के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। जब भी मैं लिफ्ट में जाती और लिफ्ट बंद होती तो वो लड़के बड़े बेहुदा से गाने गाने लगते थे, जिन्हें सुनकर मेरी नज़र जमीन पर गड़ जाती थी। मेरी कोशिश यही होती थी कि जल्द से जल्द मैं अपनी जगह पर पहुंच जाऊं और यह लिफ्ट खुल जाए। मेरे लिए हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जब भी मैं लिफ्ट में सवार होने लगती, वह चारों लड़के पहले से ही उस लिफ्ट के अंदर मौजूद होते थे। अगर 1-2 बार ऐसा होता तो मैं इसे सिर्फ एक इत्तेफाक ही समझती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह रोज़ाना होने लगा था। जिस मंजिल पर मैं उस बच्चे को पढ़ाने जाती थी वो 8वीं मंजिल थी, इसीलिए पैदल सीढ़ियां चढ़कर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। आज भी जब मैं लिफ्ट में सवार हुई तो उनमें से एक लड़का मेरे बराबर में आकर खड़ा हो गया और एक बेहद बेहुदा सा गाना गुनगुनाने लगा। मैंने उसे पहले तो घूर कर देखा, तो फिर वो मुस्कुराने लगा और फिर उसने दोबारा से एक बहुत ही वाहियात गाना गाया और उसे गाते गाते वो पूरी अदाकारी भी कर रहा था। और फिर पीछे खड़े हुए 3 लड़के ये सब देखकर खूब जोर जोर से हंस रहे थे। मैंने ना जाने कैसे, लेकिन अपने गुस्से को बर्दाश्त किया, क्योंकि इस समय मैं लिफ्ट में बिल्कुल अकेली लड़की थी। उस लड़के का सुर ताल खत्म हुआ तो मेरे पीछे खड़े दूसरे लड़के ने एक और गाना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से लिफ्ट के दरवाजे के करीब आ गई। वो लड़का तकरीबन 21 से 22 साल का था, लेकिन वो बहुत ही बेशर्म और बदतमीज था। मैं अपने फ्लोर के बटन को 2 से 2-3 बार प्रेस कर चुकी थी, हालांकि वो पहले से ही प्रेस था।
मेरा बस नहीं चल रहा था कि लिफ्ट किसी भी फ्लोर पर खुल जाए और मैं वहां से कैसे भी निकल जाऊं। मेरी इस हरकत को देखकर वो लड़के हंसने लगे। उनमें से एक कहने लगा, जल्दी कर दो यार, बच्ची को डर लग रहा होगा। दूसरा बोला, खूबसूरत लड़की अगर लिफ्ट में साथ हो तो एक ख्वाहिश तो दिल में जाग ही उठती है कि काश लिफ्ट बंद ही रहे और कभी भी ना खुले। तभी तीसरा कहने लगा, हम तुम एक लिफ्ट में बंद हो और चाबी खो जाए। ये गाना गाकर उस लड़के ने मेरे दुपट्टे का एक सिरा थाम लिया। मेरा बर्दाश्त शायद यही तक था। मैंने तुरंत ही पलटकर देखा और उस लड़के के मुंह पर खींचकर थप्पड़ दे मारा, जो कि ये गाना गा रहा था। थप्पड़ की आवाज पूरी लिफ्ट में गूंज गई थी। चारों की चारों लड़के गुम-सुम हक्का बक्का मुझे देखने लगे। जाकर अपनी बहन को सुनाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। मैंने कहा कि खबरदार जो आगे से मेरे सामने ऐसी बेहुदा हरकत करने की कोशिश की, तुम लोगों ने तो मैं तुम लोगों की कंप्लेंट कर दूंगी। मेरा ये कहना था कि मेरा फ्लोर आ चुका था। मैं लिफ्ट से बाहर निकल गई। आज तो उस बच्चे को पढ़ाना भी मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि मेरा दिमाग उन चारों लड़कों की तरफ बार बार जा रहा था। जैसे तैसे मैंने उस बच्चे को 2 घंटे पढ़ाया और जब मैं वापस आने लगी तो लिफ्ट के अंदर वो लड़का पहले से मौजूद था जिसको मैंने थप्पड़ मारा था। बाकी के तीनों लड़के वहां नहीं थे। वो गुस्से से मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पर अभी तक मेरी उंगलियों के निशान मौजूद थे। मेरा दिल न जानी क्यों अनजाने डर से घिरने लगा था। मैंने एक कदम लिफ्ट के अंदर रखा, लेकिन फिर फौरन से मैं बाहर निकल गई और लिफ्ट बंद होने का इंतजार करने लगी ताकि वो लड़का पहले उतर जाए। इससे पहले कि लिफ्ट बंद होती, उस लड़के ने लिफ्ट का बटन दोबारा से दबा दिया और लिफ्ट दोबारा से खुल गई। फिर वो मुझसे कहने लगा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस तरह की आवाज में और जैसे शब्दों में उसने मुझे ये बात कही थी, मेरा दिल तो बुरी तरह से धड़कने लगा था। मैंने सोचा कि इस वक्त सीढ़ियों से चले जाना ही मेरे लिए ठीक रहेगा। मैं इस लड़के से कोई बात नहीं करना चाहती थी। मैं फौरन ही पलटकर सीढ़ियों की तरफ चली गई, लेकिन वो लड़का मेरे ही पीछे आने लगा। मेरा दिल बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैं तेजी से सीढ़ियां नीचे की तरफ उतरने लगी थी। वो मुझे पीछे से पुकार रहा था, कह रहा था, एक बार मेरी बात सुन लो वरना तुम बहुत पछताओगी। लेकिन मैंने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी। वो मेरे पीछे पीछे सीढ़ियों पर ही आ रहा था। जब मैं सारी सीढ़ियां उतरकर उस अपार्टमेंट की लॉबी में आई तो वहां पर उसी अपार्टमेंट का एक नौजवान खड़ा हुआ था और उसके साथ में गार्ड भी खड़ा था। वो प्रबंधक का लड़का उस गार्ड से बात कर रहा था। जब मैं तेजी से उनके पास आई और मैंने उस गार्ड को कहा कि ये लड़का मेरे पीछे आ रहा है, ये मुझे परेशान कर रहा है, ये सुनते ही वो गार्ड उस लड़के को घूरने लगा और कहने लगा, क्या है, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पीछे आने वाले लड़का गार्ड के पास आकर खड़ा हो गया और अपनी दोनों जेब में हाथ डालकर कहने लगा, तुम अपने काम से काम रखो समझे, वरना तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। तुम जानते नहीं हो कि मैं किसका बेटा हूं। तभी दूसरा नौजवान, जो इस अपार्टमेंट के प्रबंधक का बेटा था, उसे बदतमीज लड़के से वो कहने लगा कि देखो, यहां पर नियम कानून बनाए रखें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। आप किसी के भी बेटे हो, लेकिन अगर आप कोई भी गलत हरकत करेंगे तो आपके बाप तक शिकायत की जाएगी। इसलिए दोबारा इस लड़की को परेशान करने की कोशिश मत करना। उस लड़के की बात सुनकर मेरे पीछे आने वाला लड़का मुझे घूरते हुए वापस चला गया। तब मैंने सुकून की सांस ली। वो लड़का मुझसे पूछने लगा, आपको क्या शिकायत है? आप मुझे बताइए ताकि हम आपकी शिकायत को दूर कर सकें। मैंने कहा कि 3-4 लड़के हैं जो लिफ्ट में आते जाते हैं, वो मुझे परेशान करते हैं। वो कहने लगा, ठीक है, हम इस बात का ख्याल रखेंगे। अगले दिन जब मैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए आई तो लिफ्ट बिल्कुल खाली थी, उसमें कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने दिल ही दिल में खैर मनाई। लेकिन जैसे ही मैं उस बच्चे के घर में दाखिल हुई तो वो लड़का सामने ही हॉल में सोफे पर बैठा था और उस बच्चे से बातें कर रहा था। उसकी माँ भी वहीं बैठी हुई थी। मैं अंदर दाखिल हुई तो वो लड़का मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर मुझे देखने लगा, जैसे कि वो मुझे ये जता रहा हो कि वो कहीं भी आ जा सकता है। मैंने अपनी नज़रें झुकाई और मैं हॉल में ही बैठ गई, क्योंकि मैं उस बच्चे को इस हॉल में पढ़ाया करती थी। उसकी माँ उस लड़के से कहने लगी, ऐसा करो, तुम अभी जाओ,
क्योंकि अभी मेरे बेटे को पढ़ाई करनी है। लेकिन देखो, शाम को ज़रूर आना, तुम्हारी पसंद की बिरयानी मैंने बनाई है। वो कहने लगा, आंटी क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा, बल्कि अब तो मैं आता जाता ही रहूँगा। ये कहकर वो बाहर चला गया। लेकिन मैं परेशान हो गई थी। एक बार तो मेरा जी चाहा कि मैं नौकरी छोड़ दूं। पता नहीं क्यों मुझे उस लड़के को देखकर अजीब अजीब से ख्याल आने लगते थे। उसकी आंखों में अजीब सी नफरत थी। हालांकि देखने में तो ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं होता था, लेकिन फिर भी अंदरी अंदर मुझे उस लड़के से डर लगने लगा था। मेरी मजबूरी बस पैसा था, जो मुझे इस ट्यूशन से अच्छा खासा मिल रहा था। और अब तो ये बच्चा भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ने लगा था। उसकी माँ मुझसे बहुत खुश थी। वो कहने लगी कि मैंने बहुत ही ट्यूशन बदलकर देख ली थी, लेकिन मेरा बेटा पढ़ने में बिल्कुल कमज़ोर ही था। लेकिन तुम वाकई बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती हो, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हो। अब तो उसके स्कूल की टीचर की तारीफ भी करने लगे हैं। मैं पूरा ध्यान लगाकर उस औरत की बातें सुन रही थी, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ मेरे दिमाग में तो उसी लड़की की आंखें घूम रही थी, जिसमें मेरे लिए ना जाने कौन कौन से जज्बात हैं। वापसी पर जब मैं लिफ्ट में सवार हुई तो अकेली थी, लेकिन अभी मैं एक फ्लोर तक ही लिफ्ट से पहुंची थी कि तभी नीचे वाले फ्लोर पर जाकर लिफ्ट रुक गई और फिर उसका दरवाज़ा खुला और सामने वहीं 4 लड़के लिफ्ट के अंदर सवार हो गए। इससे पहले कि मैं लिफ्ट से बाहर निकलती, उस लड़के ने, जिसको मैंने थप्पड़ मारा था, मुझे बाजू से कसकर पकड़ लिया। मैं उससे अपना बाजू छुड़ाने लगी और तभी इतनी देर में ही लिफ्ट बंद हो गई। मैंने उस लड़के को कहा कि ये क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। तो वो कहने लगा, बदतमीजी का जवाब तो मैं तुम्हें दूंगा। आज तुम्हें बहुत शौक है ना मुझे थप्पड़ मारने का और फिर मेरी शिकायत करने का। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि तभी लिफ्ट की लाइट बंद हो गई और एक सायरन बजने लगा। शायद पूरी बिल्डिंग की लाइट बंद हो चुकी थी और लिफ्ट बगैर लाइट के तो चल ही नहीं सकती थी। ये देखकर मैं तो सांस लेना ही भूल गई थी। मुझे लगा कि कुछ ही देर में यहाँ के जनरेटर चल पड़ेंगे और लिफ्ट दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उन चारों में से एक ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च की लाइट खोली। मैंने अपना बाजू लड़के के हाथ से छुड़ाया और लिफ्ट के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और दरवाज़ा खटखटाने लगी कि खोलो प्लीज़, कोई लिफ्ट खोल दो, मुझे बाहर आना है। लेकिन अभी मैंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया ही था कि 2 लड़कों ने मुझे वापस से बाजू से पकड़कर पीछे खींचा और लिफ्ट की पीछे वाली दीवार के साथ लगा दिया। तभी एक लड़के ने अपनी जेब से रूमाल निकाला और मेरे हाथ पीछे की तरफ बांध दिए और दूसरे ने पेपर टेप निकाला और मेरे मुंह पर चिपका दिया। वो लड़का जिसे मैंने थप्पड़ मारा था, उसका नाम अमन था। वो कहने लगा, ये लिफ्ट सुबह से पहले नहीं खुलेगी और सुबह तुम्हारी लाश इस लिफ्ट से बाहर निकलेगी। मैं ना तो अपने हाथ खोल पा रही थी और ना ही अपने मुंह से टेप को उतार सकती थी। जो भी मेरे साथ लिफ्ट में हुआ वो कुछ नामुमकिन और उन्होंने बात नहीं थी। औरतों के साथ इस तरह की हरकतें आए दिन होती रहती थीं और कई घटनाएं तो दिल दहलाकर रख देती थी। वही मेरे साथ भी हुआ था। आज मुझे उन चारों हैवानों ने उस हाल में पहुंचा दिया था जिसके बारे में कोई लड़की सपने में भी नहीं सोच सकती थी। मुझसे बारी बारी उन लोगों ने अपना बदला लिया था। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा शरीर बेजान हो चुका था। मैं अकेली थी और वो 4 थे। मैं चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाई। मैं पूरी तरह से बेजान हो चुकी थी। मैंने उनसे रहम की, भीख तो बहुत मांगी थी, लेकिन मुझे कोई भी भीख नहीं मिली। उनमें से एक ने भी मुझ पर कोई रहम नहीं खाया। वो लिफ्ट पूरी रात बंद रही थी। न जाने रात के समय लिफ्ट का दरवाज़ा कब खुला था और वो चारों लड़के बाहर जा चुके थे, लेकिन मैं इस काबिल भी नहीं थी कि उठकर बैठ भी सकती। मैं मुर्दा हालत में उस लिफ्ट में लेटी थी और उन लड़कों को जाता हुआ देखकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर मुझे मालूम होता कि अपने साथ की जाने वाली बदतमीजी पर मारे गए थप्पड़ का मुझसे इस कदर बदला लिया जाएगा, तो मैं शायद उस वक्त उसकी उस बदतमीजी को बर्दाश्त कर लेती। मेरी जिंदगी वो लोग बर्बाद कर चुके थे। फिर मैं वही बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं सरकारी अस्पताल के वार्ड में लेटी हुई थी। मेरे पास 2 पुलिस वाले खड़े थे और एक इंस्पेक्टर भी था और मेरी माँ भी थी।
वो बस रोए चली जा रही थी। वो इंस्पेक्टर कहने लगा, मैडम जी, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है, अगर तुम्हें किसी पर शक है तो तुम एफआईआर लिखवा सकती हो। बहुत ही कठोर शब्दों में उस इंस्पेक्टर ने मुझसे ये बात कही थी। मैं बिल्कुल गुमसुम सी थी। एक बार उस लड़के को सबक सिखाने का नतीजा मैं देख चुकी थी। जब उस इंसान ने मुझे बिल्कुल खामोश देखा तो कहने लगा, देखो, अगर तुम चुप रहोगी तो फिर हम इस केस को यहीं पर खत्म कर देंगे, फिर शिकायत मत करना, क्योंकि फाइल अगर एक बार बंद हो गई तो फिर दोबारा नहीं खुलेगी। अचानक ना जाने मुझे क्या सूझा कि मैंने सब कुछ बता दिया। मेरे दिल में उन चारों लड़कों के लिए बेतहाशा नफरत थी। मैंने कहा कि मैं उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ाना चाहती हूँ, उन्हें भी तड़पते हुए मरते हुए देखना चाहती हूँ। मैंने अपना बयान लिखवा दिया था। वो पुलिस ऑफिसर मेरी बात सुनकर कहने लगा, देखो मैडम, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि उस अपार्टमेंट में रहने वाले लोग कौन हैं, और वो कोई आम लोग नहीं है। वहां पर तो कोई बहुत बड़े नेता का बेटा है, तो कोई वकील का बेटा है, और कोई बिजनेसमैन का बेटा है। वहां पर आम तबके के लोगों का कोई काम नहीं है। इसलिए मेरी बात मानो, तो जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है उसे चुपचाप भूल जाओ। ये कहकर उसने बड़ी बदतमीजी से अपनी आंख दबाई थी और अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान भी लाई थी। लेकिन उसकी नीयत अब मुझे उसके चेहरे से साफ नजर आने लगी थी। मेरी माँ ये सुनकर डर गई। वो कहने लगी कि हमें कोई भी केस नहीं करना है इंस्पेक्टर साहब। ये सुनकर मैं उस वक्त चुप हो गई। लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, मैं उसे भूल नहीं पा रही थी। रात को सोते हुए मैं चीखने चिल्लाने लगती थी तो मेरी माँ उठ जाती थी। मैं बिल्कुल पागल सी होकर रह गई थी। 2 महीने तो मुझे अपना होश ही नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे मैं जिंदगी की तरफ आने लगी थी। लेकिन वो जिंदगी क्या थी? वो तो मौत से बढ़कर सजा थी, क्योंकि सारे मोहल्ले वालों को ये पता चल चुका था कि मेरे साथ क्या हुआ है। मोहल्ले को क्या, सब लोगों को मालूम था, लेकिन सब खामोश और तमाशा बनाए हुए थे। मुझे स्कूल की नौकरी से भी निकाल दिया गया था। मैं जब भी मोहल्ले से गुजरती तो औरत और आदमी मुझे देखकर धीरे धीरे बातें करने लगते थे। मुझे नफरत और गिरे भाव से देखने लगते थे, जैसे कि इस सब में मेरा ही कसूर हो। हालांकि मैं बेकसूर थी, मैं ये जानती थी। अब कोई भी आदमी मुझे अपनी पत्नी नहीं बनाएगा, क्योंकि पूरा मोहल्ले मेरे बारे में जान चुका था। मेरी माँ कहने लगी, हम ये घर और तुम्हारे पापा की दुकान बेचकर दूसरे शहर चले जाते हैं। मैंने कहा कि मैं ये जगह छोड़कर क्यों जाऊं? क्या इस सब में मेरा कोई दोस्त था? मेरी माँ रोने लगी। वो कहने लगी कि मैं जानती हूं कि इस सब में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं था, लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं वहां औरत को ही दोषी ठहराया जाता है। उन लड़कों का तो कोई कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन हम लोग हर दिन बेमौत मारे जाएंगे। और हो सकता है कि शहर बदले तो फिर तुम्हारा कोई अच्छा सा रिश्ता भी हो जाए और तुम्हारी शादी हो जाए, ताकि तुम्हारा घर बस जाए। मैंने कहा कि अगर शादी के बाद मेरी पति को इस बात की जानकारी हो गई तो फिर क्या होगा? आपने ये सोचा है? ये सुनकर मेरी माँ फिर से रोने लगी। वो कहने लगी कि तुम्हारे दोनों छोटे भाई भी मोहल्ले में जाने से घबराने लगे हैं, क्योंकि लोग उनसे अजीब अजीब सवाल करते हैं। मैं समझ सकती थी कि इस समय माँ किस तकलीफ में थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे लिए कोई भी खड़ा नहीं था। लेकिन मेरे अंदर उन लड़कों के लिए बदले की आग भड़क उठी थी। मैं अपने साथ किए गए जुल्म को भुला नहीं सकती। दुकान को बेच दिया, जिसका किराया हमारे पास आता था, और घर की गुजर बसर में कुछ आसानी हो जाती थी, और कुछ मेरी माँ सिलाई कर लेती थी। मेरे पास कुछ पैसे जमा थे और कुछ उन दुकानों को बेचकर मैंने अपनी माँ को पैसे दिए। फिर हमने उस जगह को छोड़ दिया था और दूसरी जगह पर आकर हम रहने लगे थे। इसी बीच फिर इसका फॉर्म निकला था। मैंने वो फॉर्म भर दिया और दिन रात एक करके मैंने तैयारी शुरू कर दी, और फिर भगवान की दुआ से मैंने पुलिस का पेपर निकाल लिया। इसके बाद मैं पुलिस में ट्रेनिंग के लिए चली गई। ट्रेनिंग के बीच जब भी कोई मुश्किल टास्क होता तो मैं हमेशा किए ख्याल करती कि मेरे सामने वही 4 लड़के हैं और मेरा निशाना कभी भी नहीं छूपता था। मैंने अपने आप को बिल्कुल पत्थर का कर लिया था। मेरे शरीर पर अब किसी भी तरह की तकलीफ का कोई असर नहीं होता था। ट्रेनिंग के बाद जब मैं ड्यूटी ज्वाइन करने गई तो मैं बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंची थी। 2 साल की मेहनत के बाद मैंने अपना एक अलग ही नाम बना लिया था। कोई भी केस जब भी मेरे हाथ में आता है तो
मैं उसे पूरा किए बगैर चैन नहीं लेती थी। मेरे अफसर मुझसे बहुत खुश थे। एक बार मुझे एक केस मिला, उसमें उस लड़की के साथ वही किया गया था जो मेरे साथ किया गया था। वह लड़की कॉलेज में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट थी। उसके साथ 3 लड़कों ने गलत किया था। मैं फौरन से ही उस हॉस्पिटल में पहुंची जहां उस लड़की को एडमिट किया गया था। उसकी हालत देखकर उसके पापा बेसुध होकर आंसू बहा रहे थे और पुलिस इंस्पेक्टर ठीक उसी तरह से उन लोगों को डरा धमका रहा था जैसे कि कभी मुझे डराया गया था। वो उनसे कह रहा था कि उन लड़कों के हाथ बहुत ऊंचे तक गए हैं, इसलिए अगर उन पर केस करना है तो फिर पहले ही अच्छी तरह से सोच लो, क्योंकि कोई भी उन्हें गिरफ्तार नहीं करा सका है। उन लड़कों के खिलाफ जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता है। इंस्पेक्टर के पास आकर मैं खड़ी हो गई। मैंने उसके कंधे पर जोर से हाथ मारा। उसने पलटकर जब मुझे देखा तो उसने मुझे सैल्यूट किया, क्योंकि वो मुझसे जूनियर था। मैंने कहा कि तुम्हें यहां इसलिए भेजा गया है कि तुम इनको और भी डराओ और परेशान करो, ताकि मुजरिम सरेआम बिना डर के कहीं भी घूमते रहें और जो मजबूर लोग हैं उनकी पुकार सुनने वाला कोई भी ना हो। तो वो कहने लगा, मैडम जी, आपको नहीं पता, उन लड़कों की सियासत में बहुत पहुंच है। मैंने कहा, तुम मुझे कानून मत सिखाओ, समझ आया? फिर मैंने उस लड़की से कहा कि मैं तुम्हें पूरा पूरा इंसाफ दिलाऊंगी, लेकिन तुम मुझे उन लड़कों का हुलिया बताओ, मुझे बताओ कि वो कौन है। तब उस लड़की ने डरते डरते सारी बात मुझे बता दी। उसके माँ बाप बार बार मुझे यही कहते रहे कि हमें कोई केस नहीं करवाना, लेकिन मैंने अपनी तसल्ली उन्हें दी कि आपको आपकी बेटी के साथ की गई ज्यादती का पूरा पूरा इंसाफ मिलेगा। मैंने जब उस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो वह 3 लड़के वही थे जो ने कुछ साल पहले मेरे साथ गलत किया था। उस समय वह 22 साल के लड़के थे, लेकिन अब इस वक्त इस बात को 7-8 साल बीत चुके थे और उन लड़कों को देखकर मेरी रगों में खून फिर से जोश में आने लगा था। मैंने उन तीनों के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनमें से एक का बाप बहुत बड़ा वकील और दूसरे का बहुत बड़ा बिजनेसमैन और तीसरे का बाप सियासत में किसी छोटे मोटे पद पर था। जब मैं उनको गिरे बांध से पकड़कर हथकड़ी लगाकर अपने साथ जेल ले जाने लगी तो उनके बाप कहने लगे कि तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हारा, हम ट्रांसफर करवा देंगे। तभी दूसरा कहने लगा कि तुम्हारी नौकरी से तो मैं छुट्टी करवा दूंगा, और तीसरे के भी कुछ ऐसे ही ख्याल थे। लेकिन मैंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए जाओ और जाकर अदालत में बात करो। तुम भी यही हो और मैं भी यही हूं, और मैं देखती हूं कि इस बार किसकी जीत होती है मेरे दिल से। अब डर पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मैं वो कमजोर सी लड़की नहीं रही थी, बल्कि अपनी उस कमजोरी को मैंने खत्म करके ताकत में बदल लिया था। मैं 3 लड़कों को तो गिरफ्तार करके जेल में डाल चुकी थी। उनके खिलाफ FIR भी लिखी जा चुकी थी। इसलिए बिना अदालत के धक्के खाए वो लड़के बाहर नहीं जा सकते थे। मैंने अपने ऑफिसर से कहा कि मैं इनको रिमांड पर लेना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर वो ऑफिसर हैरत से कहने लगा, देखो, हमें ऊपर से कॉल्स आ रहे हैं, हम शायद उन्हें ज्यादा देर तक जेल में बंद नहीं रख सकते हैं। मैंने कहा कि हमारी यही तो प्रॉब्लम है, हम पुलिस वाले इतनी मेहनत और भाग दौड़ करके अपनी रातों की नींद चैन गवा करके लोगों को सुख चैन देना चाहते हैं, इंसाफ दिलाना चाहते हैं, तो ये ऊपर की कॉल्स आकर के हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देती है। वो कहने लगे, देखो, जो तुम्हारा काम था वो तुमने किया है, तुमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, अब बस कल ही इन्हें बड़ी जेल में भेजने के बाद तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा, जी ठीक है। अगले दिन शाम को पुलिस वैन पर उन तीनों मुजरिमों को बिठाया गया और उनके साथ 2 पुलिस वालों को भी बिठाया गया था। आगे की फ्रंट सीट पर मैं बैठी थी और मेरे साथ एक पुलिस वाला भी था जो कि पुलिस जीप चला रहा था। जिस जेल में हमें उन्हें शिफ्ट करना था वो यहाँ से काफ़ी दूर थी, लगभग 2 घंटे का सफ़र था और बीच में एक सुनसान रास्ता भी पड़ता था। ऑफिसर ने मुझसे कहा, देखो, ये लोग भागने ना पाएं। मैंने कहा, आप पेकर मत करिए, ये लड़के जब तक मेरे अंडर में हैं तब तक ये सवाल पैदा ही नहीं होता कि ये भाग सके। मेरे अफसर ने मुझे बैल्डन का अंगूठा दिखाते हुए कहा कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं उस जीप की फ्रंट सीट पर बैठ गई। जब सुनसान सड़क का रास्ता शुरू हुआ तो वहां पर घने पेड़ों की वजह से काफी अंधेरा भी शुरू हो चुका था और शाम भी घिराई थी।
मैं जानती थी कि कुछ ही दूर जाते ही उनको बचाने के लिए उनके बाप ने किसी न किसी को जरूर भेजा होगा, जो शायद हम पर अंधाधुंध फायरिंग भी करे और हमें मार भी डालेंगे। इससे पहले कि वो लोग अपनी चाल चलते, मैंने अपने साथ बैठे पुलिस वालों से कहा कि ये गाड़ी यहीं रोक दो। वो मुझे देखकर हैरान हुए और कहने लगे, क्यों मैडम जी? मैंने कहा कि मैंने कहा है ना, अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो फिर बहुत बुरा होगा। मेरी इस बात पर उसने गाड़ी रोक दी। मैं गाड़ी से नीचे उतरी और पिछले दरवाजे का ताला मैंने खोल दिया तो उन्हों पुलिस वाले मुझे देखने लगे। बोले, मैडम जी, आपने गाड़ी यहाँ पर क्यों खड़ी करवा दी है? मैंने उनसे कहा कि मुझे ऊपर से ऑर्डर आया है। फिर मैंने कहा कि इन लड़कों की हथकड़ियाँ खोल दो। तो ये सुनकर वो पुलिस वाले हथकड़ियाँ खोलने लगे। वो तीनों लड़के बड़े ही खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनके बाप ने उनके लिए कॉल करवाई है। वो सोचने लगे कि अब वो यहां से फरार हो जाएंगे। जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे, मैंने उनसे कहा, भागो, जितनी तेज भाग सकते हो भागो। अगर तुम लोग मेरी गोली से बच सके तो तुम जिंदा बच जाओगे, वरना तुम लोग एनकाउंटर में मारे जाओगे। ये सुनकर उन लड़कों की रंगत उड़ गई थी। वो मुझे देखने लगे। मैंने कहा, इतने गौर से मुझे मत देखो, ये ना हो कि तुम लोग मुझे पहचान जाओ। लेकिन बदला तो बदला होता है। एक बार तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसी गलती की थी जिसमें मेरा कोई दोष नहीं था। वो कहने लगे, क्या मतलब? हम समझे नहीं। फिर मैंने उन्हें उस अपार्टमेंट का नाम बताया और कहा कि वो लिफ्ट याद है ना? तो ये सुनकर उन तीनों की रंगत बदल गई थी। फिर मैंने उन्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया। मैंने कहा, भागो। तो वो लोग भागने लगे। अभी वो कुछ ही दूर भागे थे कि मैंने तीनों को गोलियों से भून कर रख दिया था और फिर एक गोली मैंने अपने बाजू पर भी मार ली थी। ये देखकर वो तीनों पुलिस वाले हैरान हो गए। वो कहने लगे, मैडम जी, ये आपने क्या गजब कर दिया है? मैंने कहा, ये मैंने कुछ नहीं किया। हम लोग यही कहेंगे कि इन्होंने गाड़ी रुकवाई थी और भागने की कोशिश कर रहे थे और उनके पास पहले से ही हथियार मौजूद था, जो कि उनके बाप ने उन्हें भिजवाया था। हम कहेंगे कि इन्होंने भागने की कोशिश की और मुझसे मेरी बंदूक छीनी और उसने ही मेरे ऊपर गोली भी चलवाई। फिर ये लोग एनकाउंटर में मारे गए। मेरी बात सुनकर वो तीनों पुलिस वाले मुस्कुराने लगे। फिर यही खबर अखबार में भी छपी थी। उनके बाप भी समझ गए थे, लेकिन मुझे तक कोई भी पहुंच नहीं पाया था। लेकिन मुझे अभी भी चौथे लड़के की तलाश थी, जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। उसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं चाहती थी कि मैं उससे भी बदला लूं, उस लड़के के बारे में जानकारी हासिल करना। जब मैंने शुरू किया तो मुझे पता चला कि वो लड़का भी एक बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था, लेकिन अब वो अपने पैरों से बिल्कुल अपाहिज हो गया है। ये सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला था कि उससे तो मेरा बदला मेरा भगवान ही ले चुका है। एक बार जब मैं एक मंदिर के सामने ड्यूटी पर गई थी तो मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी। वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ गरीब लोगों को कुछ बांट रहा था। कुछ ही देर बाद वो लड़का फूट फूट कर रोने लगा और दुआ कर रहा था कि मैंने एक लड़की के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। मैंने पहले कभी किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया था, लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं गुस्से में आ गया था। फिर मेरे तीनों दोस्तों ने मुझे भड़का दिया और उनके भड़काने पर ही मैंने उस लड़की से अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया था। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था और उसके कुछ ही दिनों के बाद मैं एक हादसे में अपाहिज हो गया। मैंने उस लड़की को बहुत ढूंढा था ताकि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि वो किस तकलीफ से गुजरी होगी और पिछले इतने सालों से मैं रो रो कर भगवान से माफ़ी मांग रहा हूं। लेकिन इस हादसे ने मेरा सुख चैन सब बर्बाद करके रख दिया है। मैं रात को सो भी नहीं सकता। उस लड़की के आंसू और उसका रोता हुआ चेहरा मुझे दिखाई देते रहते हैं। काश वो मुझे माफ़ कर दे तो मेरे लिए मरना आसान हो जाएगा। मैं पीछे खड़ी हुई उस लड़की की बातें सुन रही थी और मेरे दिल को बहुत सुकून आ रहा था। मैंने तभी आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। मैं दिल ही दिल में भगवान से कहने लगी कि इस आदमी की यही सज़ा होनी चाहिए थी कि ये पल पल मरता रहे। मुझे उस आदमी की इस हालत पर ज़रा भी तरस नहीं आया था, क्योंकि उस दिन जब लिफ्ट में मैं तड़प रही थी तो इस आदमी को भी मेरे ऊपर बिल्कुल तरस नहीं आया था। भगवान सब कुछ देखता है
और वो हमारे ऊपर किए गए जुल्म का भी अच्छा बदला लेता है जो उसने उस लड़के से ले लिया था। कुछ समय के बाद मेरी जिंदगी में रजत नाम के एक लड़के से मेरी शादी हो और आज मैं अपने पति के साथ सुख चैन की जिंदगी बिता रही हूँ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।